सो हेलो एंड वेलकम टू बीइंग इकोनॉमिस्ट यूट्यूब चैनल। तो आज ये आपका 10th टॉपिक है। इससे पहले 9 टॉपिक जो है मैं इसके कवर करवा चुका हूँ आपको। जेके एसएसबी अकाउंट असिस्टेंट फाइनेंस में आपका जो एक पर्टिकुलर पार्ट है जनरल इकोनॉमिक्स का, जो आपके 10 मार्क्स कंसिस्ट करता है, उसके 9 टॉपिक्स इससे पहले मैं आपको कवर करवा चुका हूँ। सेम चैनल पे आपको जाके आप विजिट करें, आपको वो 9 के 9 टॉपिक जो है मिल जाएंगे विद देयर हैंडमेड नोट्स। जो इस तरह के हैंडमेड नोट्स हैं वो भी उन 9 टॉपिक्स के मैं आपको प्रोवाइड करवा चुका हूँ वाया वीडियो। आप वीडियो जाके देखें, उनके डिस्क्रिप्शन में आपको उसके लिंक मिल जाएंगे। आप इजीली जो है अवेल कर सकते हैं उनको, हैंडमेड नोट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट। आज का ये टॉपिक है आपका 10th टॉपिक। इसको बिल्कुल इजी वे में करूँगा, मैं पूरा इसको कवर करवाऊँगा आपको। ये जो टॉपिक है आपका, यह है कंसेप्ट एंड मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। यहाँ से पढ़ने के बाद में आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं होगी। मैं सिर्फ एक वीडियो में आपको पूरा जो इसका कंसेप्ट है और मेजरमेंट है सभी जो है एक ही वीडियो में मैं आपको कवर करवाऊंगा। वीडियो थोड़ा लंबा ज़रूर हो सकता है, लेकिन आप वीडियो एंड तक देखें। इसके बाद आपको कहीं और से इसको देखने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। चलो इस वीडियो को मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ पे जो अभी दिख रहा होगा आपको अपनी स्क्रीन पे, वो आपको ये चीज़ दिख रही होगी कि मैंने आपको इसमें बताया है कि आपको इस टॉपिक में पर्टिकुलरली क्या क्या पढ़ना है। क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा लेंथी है, बहुत सारी चीज़ें जो है वो कंसिस्ट करता है। तो सबसे पहले इसमें आपको 3 चीज़ें जो है वो पढ़नी है। सबसे पहले है आपका मीनिंग, सेकंड है आपका कंसेप्ट और थर्ड है आपका मेजरमेंट। आपका टॉपिक ही आपको पता है, टॉपिक का नाम है कंसेप्ट एंड मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। आपको सबसे पहले मीनिंग पता होना चाहिए नेशनल इनकम का, उसके बाद में आप पढ़ेंगे कंसेप्ट इसका और मेजरमेंट। मीनिंग में आपको ये पता होना चाहिए कि नेशनल इनकम आखिर है क्या, व्हाट इज़ नेशनल इनकम। उसके बाद आप देखेंगे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम्स, कैसे कैसे एक इनकम जो है डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में फ्लो होता है, उसका सर्कुलेट होती है। यानी 2 सेक्टर जो है आपके 2 सेक्टर, आप देखोगे 2 सेक्टर का जो फ्लो होगा इनकम का, 3 सेक्टर का और 4 सेक्टर का। 2 सेक्टर का अगर मैं बात करूं तो आपका एक हाउस होल्ड सेक्टर होगा, एक बिजनेस सेक्टर होगा, यानी एक कंज्यूमर वाला सेक्टर होगा और एक प्रोड्यूसर्स वाला सेक्टर होगा। इस तरह से हम सेक्टर्स को देखेंगे। ये आप मीनिंग में कवर करेंगे। उसके बाद अगर कंसेप्ट की बात करूं, कंसेप्ट में आपको पढ़ना है जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीएनपी यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, एनडीपी यानी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एनएनपी नेट नेशनल प्रोडक्ट। उसके बाद पर्सनल इनकम, उसके बाद देखेंगे आप पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम क्या होती है, और इनके फॉर्मूला भी मैं आपको बताऊंगा, इनको कैसे मेज़र किया जाता है, वो सभी चीज़ें इसमें कवर करेंगे। उसके बाद में एक जनरल और मोस्ट बेसिक कंसेप्ट देखेंगे कि फैक्टर कॉस्ट जो होता है वो क्या होता है और मार्केट प्राइस जो चीज़ है वो क्या है। उसके बाद आप मेज़रमेंट में ये देखेंगे, मेज़रमेंट में आपके कुछ जो है मेथड्स हैं जिनके थ्रू हम जो है नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं, मेजरमेंट करते हैं। सबसे पहला जो है वो है वैल्यू एडिड मेथड। ठीक है, वैल्यू एडिड मेथड। उसके बाद आप देखोगे इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड। ये 3 मेथड्स हैं आपको इसको मेजरमेंट करने के, नेशनल इनकम को। वैल्यू एडिड मेथड, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड। और इसके बाद नीचे हम देखेंगे डिफ़िकल्टीज, इन तीनों मेथड्स में क्या डिफ़िकल्टीज आती हैं नेशनल इनकम को मेज़र करने में। उसके बाद देखेंगे नॉमिनल और रियल नेशनल, जो आपका ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है या ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है या नेशनल इनकम भी कह सकते हैं, वो क्या है, नॉमिनल जीडीपी क्या होती है और रियल जीडीपी क्या होती है। उसके बाद देखेंगे लिमिटेशंस, पूरे होल कंसेप्ट की, इसकी पूरे की हम लिमिटेशंस एक बार देख लेंगे। क्या ये सच में जो है नेशनल इनकम का जो कंसेप्ट है ये वेलफेयर के लिए इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमी की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है या नहीं है, वो हम लिमिटेशंस में देखेंगे। तो ये मैंने आपको पूरा इसका फ्रेमवर्क दे दिया। अभी हम इन सभी चीज़ों को डिस्कस करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। सबसे पहले चलेंगे मीनिंग पे। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे नेशनल इनकम एंड इट्स मेजरमेंट का सबसे पहले कंसेप्ट ऑफ आप इसको नेशनल इनकम और इसकी मेजरमेंट्स भी कह सकते हैं या कंसेप्ट एंड मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम भी कह सकते हैं, जिसमें सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं मीनिंग ऑफ नेशनल इनकम। यहाँ पे लिखा है नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री कैन बी डिफाइन एज द टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन द इकोनॉमी इन अ ईयर। यहाँ पे आपको लिखा दिख रहा है कि नेशनल इनकम जो है वो टोटल मार्केट वैल्यू होती है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की, जो एक इकॉनमी में प्रोड्यूस होती है, एक कंट्री में प्रोड्यूस होती है एक ईयर में। ठीक है, अगर मैं इसको आपको एक बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो अगर आप एक हाउस होल्ड यानी एक घर की, अपने घर की एक एग्जांपल ले लें, आप एक अपने घर में एक ईयर में कितना अपना जो है इनकम जनरेट कर रहे हैं, कितना एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, या ओवरऑल आपका कितना फाइनल जो है
आपका कितना फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं। गुड्स एंड सर्विसेज को भूल जाएं, अगर आप एक हाउस होल्ड की बात करें तो यानी आप आपका अपने एक ईयर में कितनी इनकम जनरेट कर रहे हैं, ठीक है, आप उसका हिसाब रखते हैं एज अ इंडिविजुअल। अगर आप अपने घर की एग्जांपल ले तो ठीक उसी तरह एक कंट्री जो होती है उसके पास में पूरा रिकॉर्ड होता है कि एक पर्टिकुलर ईयर में उसने कितना इनकम जो है जनरेट किया। इनकम जनरेट जो किया उसको हम इन द टर्म्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में देखते हैं। यानी इनकम तभी जनरेट होती है एक इकॉनमी में, एक कंट्री में, जब वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करती हैं। प्रोडक्शन करेंगी, सामान आगे सेल होगा, तभी जो है इनकम जनरेट होगी, ठीक है। इनकम जनरेट जो होती है वो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली जो रिलेटेड है वो होती है गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड होती हैं जो। अब यहाँ पे एक टर्म लिखी है, वो लिखा है मार्केट वैल्यू। यहाँ पे लिखा है कंट्री कैन बी डिफाइंड एज द टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन इकॉनमी इन अ ईयर। अब मार्केट वैल्यू यहाँ पे क्यों लिखा है? अब देखो, जब कोई भी चीज़ जो है, किसी भी चीज़ की प्रोडक्शन होती है, किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन होती है, तो उसको हमेशा हम मेज़र करते हैं इन द टर्म्स ऑफ मार्केट वैल्यू। यानी जब मार्केट वैल्यू में जाएगी वो, जब वो चीज़ मार्केट में फाइनली मार्केट में पहुंच जाएगी, उसके बाद जो उसकी वैल्यू होगी, हम वही जो है नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं, उसी को हम कैलकुलेट करते हैं, मेज़र करते हैं। इसका सिंपल सा मतलब यही है, जब एक कोई इंडस्ट्री है वो अपना प्रोडक्ट जो है वो बना रही है, अभी तक उसने प्रोडक्ट बनाया है लेकिन वो मार्केट में नहीं गया, जब तक वो मार्केट में नहीं जाता उसकी फाइनल वैल्यू डिसाइड नहीं होगी। क्यों? क्योंकि मार्केट में जाने तक का जो उसका पूरा प्रोसेस है उसमें उसको अपने टैक्स भी जो हैं वो भी, उस पे ऊपर जो गवर्नमेंट टैक्स लगाएगी वो भी उसको पे करने हैं, कुछ एक्साइज ड्यूटीज़ होती हैं, कुछ कस्टम ड्यूटीज़ होती हैं, ठीक है। इस तरह के टैक्स जब उसके ऊपर लग जाएंगे तो उसकी जो फाइनल वैल्यू बनेगी, जब वो बन जाएगी, वो मार्केट में जाएगा, उसके बाद ही हम उसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। इसलिए यहाँ पे मार्केट वैल्यू टर्म लिखा है। अब यहाँ पे आगे लिखा है इन अ ईयर, यहाँ पे ईयर की बात हुई है तो मैं बता दूँ, इंडिया में जो एक ईयर है वो हमारा स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, ठीक है। जैसे आपका एक सेशन होता है, आपका एकेडमिक सेशन होता है, अगर आप किसी स्कूल में होते हैं, कॉलेज में होते हैं, तो आपका एक एकेडमिक सेशन होता है 31 मार्च से, ठीक है। इसी तरह से होता है। इसी तरह से इकॉनमी की जो कैलकुलेशन होती है, इसकी जो वैल्यू देखी जाती है, उसका जो ईयर है वो 1 अप्रैल से शुरू होता है 31 मार्च तक, ठीक है। 31 मार्च से 1 अप्रैल तक ये आपका एक ईयर होता है। इसको फिजिकल ईयर भी बोलते हैं, या फिर फाइनेंशियल ईयर भी बोलते हैं, या फिर अकाउंटिंग ईयर भी बोलते हैं, ठीक है। ये आपको हमेशा माइंड में रखना है। अब यहाँ पे दो चीज़ें लिखी हैं। यहाँ पे लिखा है कि नेशनल इनकम इज़ मॉनेटरी मेजर। यहाँ पे लिखा है कि नेशनल इनकम जो है वो ऑलवेज एक मॉनेटरी मेजर है। यानी मॉनेटरी, जब मैंने आपको मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ाया था तो उसमें इस मॉनेटरी टर्म का जो मतलब है वो भी समझाया था। मॉनेटरी मतलब डायरेक्टली रिलेटेड टू मनी, यानी जो नेशनल इनकम है उससे हमेशा कैलकुलेट किया जाएगा इन द टर्म ऑफ मनी। किसी चीज़ या किसी प्रोडक्ट या किसी कम्युनिटी के रेफरेंस में नहीं देखा जाएगा कि किसी देश के पास में कितना प्रोडक्शन है, कितनी उसके पास में स्टॉक है, वो नहीं देखा जाएगा। उसको मॉनेटरी मेजर्स में देखा जाएगा, यानी उसके पास में कितनी मनी वैल्यू है, ठीक है, कितना उसके पास में मॉनेटरी मेजर, कितना उसके पास में मॉनेटरी फंड्स हैं, ठीक है। उसको नेशनल इनकम को हमेशा मॉनेटरी मेजर्स में, मॉनेटरी टर्म्स में जो है मेजर किया जाएगा। दूसरी चीज़ लिखी है, इट मेजर्स मार्केट वैल्यू ऑफ द एनुअल आउटपुट। मार्केट वैल्यू मैंने आपको पहले बता दिया, जब गुड्स एक होती है वो फिनिश हो जाती है और वो मार्केट में चली जाती है और रेडी होती है कंज्यूमर्स को कंज्यूम करने के लिए, रेडी होती है मतलब फाइनल यूज़ के लिए वो रेडी होती है, तभी उसको मार्केट वैल्यूज़ की हम निकालते हैं, ठीक है, एक एनुअल ईयर में। अब यहाँ पे आपको देखना है कि देयर आर 3 मेजर्स ऑफ नेशनल इनकम, मेजर्स ऑफ नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री। जी, 3 तरह से आप हम अपनी कंट्री को मेजर, अपनी नेशनल इनकम को किसी कंट्री की मेजर कर सकते हैं, या कोई कंट्री जो होती है वो 3 तरह से नेशनल इनकम को मेजर करती है। फर्स्ट यहाँ पे लिखा है द सम ऑफ वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड, यानी प्रोडक्शन सेंस में, ठीक है, कितनी टोटल वैल्यू जो है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोड्यूस हो रही है एक पर्टिकुलर ईयर में, उसको प्रोडक्शन टर्म्स में हम मेजर कर देंगे। दूसरा क्या है? दूसरा है द सम ऑफ इनकम्स इन कैश एंड काइंड एक्वायरिंग द 2 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इन द कंट्री, यानी कितनी इनकम जो है जनरेट कर रहे हैं हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। यहाँ से हमको पता है, मैंने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आपको बहुत बार बताया है, 4 तरह के प्रोडक्शन हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। इन तीनों को कितनी इनकम मिल रही है एक पर्टिकुलर ईयर में, उसको हम किस सेंस में कैलकुलेट करते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन में, कितनी डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है इनकम की, ठीक है। दूसरी तरह से हम इस तरह से मेजर कर सकते हैं नेशनल इनकम को। तीसरी चीज़ यहाँ पे लिखी है द सम ऑफ कंज्यूमर एक्सपेंडिचर
इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। इसको एक्सपेंडिचर टर्म्स में देखेंगे, मतलब एक पर्टिकुलर ईयर में हम एज अ कंज्यूमर कितना खर्चा कर रहे हैं, कितना एक्सपेंडिचर कर रहे हैं। एज अ प्रोड्यूसर एक इन्वेस्टमेंट होती है प्रोड्यूसर की, वो कितनी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, या एज अ गवर्नमेंट अपनी एक्सपेंडिचर कितनी कर रही है गुड्स एंड सर्विसेज पे। इस चीज़ को अगर हम कंसीडर करेंगे तो इसको एक्सपेंडिचर पॉइंट ऑफ व्यू से हम मेजर करेंगे किसको, नेशनल इनकम को। ठीक है, ये तीन तरह से होती है। इन्हीं तीन को हम आगे देखेंगे जब हम देखेंगे ना मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। इन्हीं तीनों को हमको आगे देखना है, इन्हीं तीनों से हम नेशनल इनकम को मेजर कैसे करते हैं वही हम आगे देखेंगे। ओके, अब नेक्स्ट हमारा जो है वो है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ठीक है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है, यहाँ लिखा है इन द मॉडर्न इकोनॉमी मनी इज यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज, मनी हैज़ फैसिलिटेट द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज एंड हैज़ रिमूव्ड द डिफिकल्टीज ऑफ द बार्टर सिस्टम। यहाँ पे लिखा है कि सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम या सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी क्या होता है। जो आजकल की इकॉनमी है उसमें जो मनी है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि जो मनी है वो ईजिली जो है एक्सचेंज हो सकती है किसी भी चीज़ के बदले। यानी आज अगर आप किसी को पैसा दोगे तो उसके बदले में कोई भी चीज़ जो है वो खरीद सकते हो। ठीक है, यानी मनी जो है वो हर जगह सर्कुलेट हो सकती है ईजिली। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, पहले होता था बार्टर सिस्टम। यानी बार्टर सिस्टम में कोई चीज़ दे के उसके बदले में चीज़ ली जाती थी, यानी वीट दे के उसके बदले में आप राइस लेना होता था, तो ये बहुत डिफिकल्ट होता था। लेकिन आजकल की मॉडर्न इकॉनमी में जो है मनी जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है इस चीज़ में कि वो ईजिली जो है सर्कुलेट हो सकती है, ईजी जो है वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज है और वो ईजिली जो है एक्सेप्टेबल है। ठीक है, यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल है। इसी तरह से इस सर्कुलर फ्लो में आपको देखना है रियल फ्लो और मनी फ्लो, ये दो टर्म्स हैं, इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। रियल फ्लो का मतलब है ऐसा फ्लो जिसमें मनी इन्वॉल्व ना हो। ठीक है, यानी गुड्स के बदले में गुड्स या सर्विस के बदले में सर्विसेज। ठीक है, इसको बार्टर सिस्टम में भी कंसीडर कर सकते हैं। और मनी फ्लो जिसमें मनी का इन्वॉल्वमेंट हो। ठीक है, इस तरह के फ्लोज को कहते हैं मनी फ्लो। अब हमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो देखनी है, हमें देखना है टू सेक्टर इकॉनमी। टू सेक्टर इकॉनमी में मनी किस तरह से सर्कुलेट होती है वो पहले देखेंगे। टू सेक्टर इकॉनमी का मतलब है सिर्फ दो ही सेक्टर होंगे, यानी एक हाउस होल्ड एक बिजनेस, यानी एक खरीदने वाला और एक बेचने वाला, या एक बनाने वाला और एक उसको लेने वाला। ठीक है जी, फर्स्ट जो बनाने वाला होगा वो होगा बिजनेस फर्म्स। ठीक है, और खरीदने वाले होंगे हम लोग यानी हाउस होल्ड्स। अब हाउस होल्ड जो हैं वो बिजनेस फर्म को क्या देते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी लेबर जो है हाउस होल्ड वो किसको प्रोवाइड करवाते हैं, बिजनेस फर्म को, जिसके थ्रू वो क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, और उसके बदले में हाउस होल्ड्स को क्या देते हैं, फैक्टर्स पेमेंट देते हैं। ठीक है, उसके बदले में फैक्टर्स पेमेंट देते हैं। एक तो ये फ्लो हो गया, इसमें कोई गवर्नमेंट इन्वॉल्व नहीं है, कोई अदर सेक्टर जो है इन्वॉल्व नहीं है। इसके बाद में आपका आता है आपका दूसरा आ जाता है, अगर यहाँ पे एक अजम्पशन मानी जाती है टू सेक्टर इकॉनमी में कि यहाँ पे कोई भी हाउस होल्ड यानी हम लोग जो कंज्यूमर हैं कोई भी सेविंग नहीं हो रही। ठीक है, और जो बिजनेसेस हैं वो भी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, यानी वो सिंपल जो है प्रोडक्शन कर रहे हैं। लेकिन अगर हम देखें कि जब सेविंग और इन्वेस्टमेंट इंट्रोड्यूस की जाती हैं किसमें, इस पर्टिकुलर टू सेक्टर इकॉनमी में, टू सेक्टर वाले इकॉनमी में जहाँ पे सिर्फ हाउस होल्ड और बिजनेस है। उसके बाद में आपको यहाँ सेंटर में लिखा हुआ दिख रहा है FM, इसका मतलब है फाइनेंशियल मार्केट्स यानी बैंकिंग सिस्टम। जब बैंकिंग सिस्टम इसमें इंट्रोड्यूस हो जाएगा, यानी जब सेविंग्स और बोरविंग्स इंट्रोड्यूस होंगी तो ऑटोमेटिक जो है आपका जो बैंकिंग वाला सेक्टर है वो इंट्रोड्यूस हो जाएगा। अब जो हम लोग होते हैं, हाउस होल्ड होते हैं, कंज्यूमर्स होते हैं, वो इन फाइनेंशियल मार्केट्स में यानी बैंक्स में क्या करते हैं, सेविंग्स करते हैं। और जो बिजनेसेस फर्म्स होती है ना, ये वहाँ से क्या लेते हैं, बोरविंग लेते हैं, यानी उधार पे पैसा लेते हैं, लोन्स लेते हैं। ठीक है, अब हमको देखना है थ्री सेक्टर इकॉनमी। थ्री सेक्टर इकॉनमी में सिंपली गवर्नमेंट जो है वो आ जाएगी, हाउस होल्ड होगा, एक साइड बिजनेस होगा और बीच में जो है गवर्नमेंट होगी। गवर्नमेंट का यही रोल होगा कि वो जो प्रोडक्शन हो रही है उसके ऊपर या तो टैक्स लगाए, जो कंज्यूमर की इनकम्स है तो उनके ऊपर इनकम टैक्स लगाए। देखो यहाँ पे हाउस होल्ड गवर्नमेंट को क्या दे रही है, टैक्स, उसके बदले में उन्हें क्या मिल रहा है, या तो वेजेस मिल रहे हैं। ठीक है, एज अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय उसको वेजेस मिल रहे हैं, या इसके बदले में गवर्नमेंट उनको कुछ सब्सिडीज भी देती है। और बिजनेसेस फर्म भी गवर्नमेंट को क्या देते हैं, टैक्सेस देते हैं, और गवर्नमेंट उनको क्या देती है, गवर्नमेंट उसके बदले में परचेज करती है उनसे गुड्स एंड सर्विसेज, या फिर कुछ तरह की सब्सिडीज भी देती है। इसी तरह से फोर्थ सेक्टर जो होता है, इसमें जो इंट्रोड्यूस हुई है चौथा जो सेक्टर इंट्रोड्यूस हुआ है वो है आपका, फोर्थ जो हुआ है वो है फॉरेन कंट्री। जब फॉरेन कंट्री आ जाएगी तो आपको पता है कि इंडिविजुअल जो हम में से लोग हैं, बहुत सारे लोग जो है फॉरेन में काम करने गए हुए हैं। ठीक है, इसके बदले में
फॉरेन से हमें क्या आ रही है, पेमेंट्स आ रही है। और बिजनेस जो है ये फॉरेन कंट्री से क्या करती हैं, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करती हैं। गवर्नमेंट भी फॉरेन कंट्री से एक्सपोर्ट इंपोर्ट करता है, यहाँ पे वो मेंशन नहीं है, हमने बिजनेस का यहाँ पे मेंशन किया कि वो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करती है। तो ये जो है 4 सेक्टर जो है आपको याद रखना है, इकोनॉमी में 4 सेक्टर होते हैं। ये इसमें से क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं आएगा, मैं आपको पहले बता देता हूँ। आपको कंसेप्ट समझने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको ये बताया। आपका जो कंसेप्ट शुरू होता है वो यहाँ से होता है, ठीक है। कंसेप्ट ऑफ नेशनल इनकम, आपको 4 मेजर कंसेप्ट जो है इसमें पढ़ने हैं। एक है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एक है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, एक है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एक है नेट नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है। GDP, GNP, NDP, NNP, ये आपको जो है सबसे मेजर है। इन्हीं में से आपको क्वेश्चन जो है वो आएंगे आपके एग्जाम में। और आपका जो आगे वाला पार्ट है मेजरमेंट्स वाला, वो भी इससे बहुत इंपॉर्टेंट है, सेम एज उसमें से भी क्वेश्चन जो है आपको आ सकते हैं। सबसे पहले देखेंगे आप ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। सबसे मेजर कंसेप्ट है, आपको ये पता होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आपको यहाँ लिखा हुआ दिख रहा होगा, दिस इज द बेसिक नेशनल अकाउंटिंग मेजर ऑफ द टोटल आउटपुट और एग्रीगेट सप्लाई ऑफ अ गुड्स एंड सर्विसेज। GDP इज डिफाइंड एज द टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन द ईयर इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। यहाँ पे कोई भी डिफरेंस नहीं है। जो हमने नेशनल इनकम की अभी थोड़ी देर पहले एक डेफिनेशन पढ़ी कि ये फाइनल क्या है, टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन द ईयर, सेम है यहाँ पे लिखा, लेकिन इसमें एक चीज़ ऐड कर दी गई है, इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री, यानी विद इन द कंट्री, एक कंट्री के अंदर, एक कंट्री की बाउंड्री के अंदर, मतलब विद इन इंडिया। अगर इंडिया की एग्जांपल लें तो उसकी एक कंट्री के अंदर, उसकी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर कितनी एक साल में प्रोडक्शन हो रही है, उसकी जो फाइनल मार्केट वैल्यू है गुड्स एंड सर्विसेज की, उसी को GDP बोल देते हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसको याद रखना, इसमें से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। एक ईयर में एक कंट्री विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी कितनी प्रोडक्शन कर रही है गुड्स एंड सर्विसेज की, उनकी मार्केट वैल्यू क्या है फाइनल, उसी को बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। इसको बोलते हैं GDP। इसमें कुछ जो मैं आपको बताने वाला हूँ इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स हैं आपकी इंडियन इकोनॉमी के रिलेटेड, वो यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं, वो आपको ज़रूर देखने हैं। अब यहाँ पे लिखा है कि एक अकाउंटिंग ईयर जो होता है ना, उसमें 4 क्वार्टर्स में उसको डिवाइड किया जाता है, यानी 3 महीने के बाद में जो है एक GDP की काउंटिंग होती है, यानी पूरे साल के बाद नहीं होती। एक GDP की जो एक साल में जो GDP होती है उसको 4 क्वार्टर्स में डिवाइड किया जाता है, यानी हर 3 महीने के बाद में आपकी जो है कैलकुलेट की जाती है GDP, ठीक है। अभी तक इंडिया में अप्रॉक्स जो है 10% हाईएस्ट GDP रही है आपकी ईयर 2006 और 7 में, जब आपकी डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की, जब वो प्रधानमंत्री थे, कांग्रेस की सरकार थी, ठीक है। तब यहाँ पे 10% अप्रॉक्सीमेटली हाईएस्ट आपकी GDP रही है, ठीक है, 2006 और 7 में। अब लोवेस्ट आपको पता है, अभी आपका 2020 का जो सेकंड क्वार्टर था, यानी आपकी सेकंड क्वार्टर यानी आपकी अगस्त और सितंबर वाला जो क्वार्टर था, उसमें आपका जो है लोवेस्ट रहा है -23.90। ये आपको याद रखना है, ठीक है, एक फैक्ट है। इसमें प्रेजेंट फिगर जो है आपकी अभी तक इंडिया की GDP जो है वो है 2.8 लाख करोड़, यानी 2.8 ट्रिलियन की जो है इतनी इकॉनमी जो है US डॉलर 2.8 ट्रिलियन या फिर 2.8 लाख करोड़ की जो है इस टाइम पे इंडियन इकॉनमी है, जिसको 5 ट्रिलियन करने की बात जो है प्रेजेंट PM यानी आपके नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कही गई है, ठीक है। इसको 5 ट्रिलियन इकॉनमी बनाने की बात कही गई है 2025 तक। प्रेजेंट में कितनी है, 2.8 ट्रिलियन, ठीक है, याद रखना है। GDP जो है वो कैलकुलेट कौन करता है, वो करता है CSO यानी आपका सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, इसके थ्रू GDP जो है वो कैलकुलेट की जाती है। तो यहाँ पे मैंने आपको कुछ फैक्ट्स जो हैं वो बताए हैं, अप्रॉक्सीमेटली फिगर्स जो हैं मैंने आपको GDP से रिलेटेड बताई हैं। अब यहाँ पे आपके पास में एक और कंसेप्ट निकल के आता है, वो है फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। ये क्या होती है फाइनल गुड्स? तो आपको टर्म से ही समझ आ रहा है, जो गुड्स ऑलरेडी मतलब बन चुकी है, फाइनल स्टेज पे है और बस अब वो कंज्यूमर खरीदेंगे और उसको कंज्यूम करेंगे। इंटरमीडिएट गुड्स जो हैं वो इससे थोड़ा अलग हैं। फाइनल गुड्स में लिखा है दोज गुड विच आर परचेज फॉर द फाइनल यूज एंड नॉट फॉर री यूज और फर्दर प्रोसेसिंग, यानी कुछ ऐसी चीज़ जैसे आपका कोई फूड आइटम हो गया जिसको आप सिर्फ फाइनल प्रोडक्ट के लिए यूज़ कर रहे हो, आप उसको खरीद रहे हो, उसके बाद उसको फाइनल यूज़ कर दोगे, उसको सेल नहीं करोगे, ना ही रीसेल करोगे, ना ही किसी और प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए यूज़ करोगे। जैसे कि इंटरमीडिएट गुड्स में आप देखोगे मशीन्स होती हैं आपकी, ठीक है, उनको हम खरीदते हैं, उनको ज़्यादातर इंटरमीडिएट गुड्स जो हैं वो कौन खरीदता है,
प्रोड्यूसर्स खरीदते हैं, ठीक है, खरीदते हैं, इनको कैपिटल गुड्स भी बोलते हैं, और उनको यूज़ करते हैं किसके लिए, प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए। फर्दर कोई मशीन खरीद ली, उसको फिर से यूज़ किया किस चीज़ के लिए, कोई और प्रोडक्ट बनाने के लिए, और फिर उसको रीसेल किया। इस तरह के गुड्स को इंटरमीडिएट गुड्स बोलते हैं, ठीक है। ये आपको अपने माइंड में रखना है, इसका आगे कंसेप्ट जो है वो यूज़ होगा, मैं आपको आगे इसका कंसेप्ट बताऊंगा, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे लिखा है द सेल ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स आर एक्सक्लूड फ्रॉम जीडीपी। जीडीपी में जो है ना, इस जीडीपी में, ये जो आपने पढ़ा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसमें हम इंटरमीडिएट गुड्स की जो सेल्स होती है ना, उनसे जो पैसा जनरेट होता है, उनको जीडीपी में इंक्लूड नहीं करते। क्यों नहीं करते वो अभी बताऊंगा आपको मैं, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है कि हम इंटरमीडिएट गुड्स को जो है वो एक्सक्लूड करते हैं जीडीपी की अकाउंटिंग से? वो इसलिए क्योंकि हम अवॉइड करते हैं किसको, डबल अकाउंटिंग को। अब ये डबल अकाउंटिंग क्या होता है? डबल अकाउंटिंग टर्म से ही आपको समझ आ रहा होगा, डबल यानी दो बार। अब ये जो इंटरमीडिएट गुड्स होती हैं ना, अगर हम इनको पहले ही कैलकुलेट कर लेंगे जीडीपी में, ठीक है, तो जब ये इनको फाइनल जब इनका यूज़ होगा, जब हम इनको फिर से वहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, तो इनकी वैल्यू जो है वो दो बार इंक्लूड हो जाएगी जीडीपी में। इसलिए इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए, डबल अकाउंटिंग को अवॉइड करने के लिए, हम इनको एज अ इंटरमीडिएट गुड्स कभी भी ट्रीट नहीं करते, कभी भी मतलब इंक्लूड नहीं करते, इनको एक्सक्लूड करते हैं। जब इनका फाइनल यूज़ होता है तब हम इनको तभी जो है इनको इंक्लूड करते, क्योंकि इनकी जो वैल्यू होती है ना, प्रोड्यूसर्स इनकी वैल्यू जो है वो अपने प्रोडक्ट में ऑलरेडी इंक्लूड करके रखता है जब किसी चीज़ को सेल करेगा वो फर्दर जो इससे प्रोसेस होके आई होंगी। इसलिए डबल अकाउंटिंग को अवॉइड करने के लिए आपको माइंड में सिर्फ यही रखना है कि डबल अकाउंटिंग को अवॉइड करने के लिए, प्रॉब्लम ऑफ डबल अकाउंटिंग को अवॉइड करने के लिए हम क्या इंटरमीडिएट गुड्स को जीडीपी में इंक्लूड नहीं करते। ओके, मैं इसको समराइज करता हूँ। तो जीडीपी आपकी क्या होती है, आपको हमेशा माइंड में रखना है, क्योंकि अभी जब नेक्स्ट वाले कंसेप्ट आप पढ़ोगे, अभी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट पढ़ रहे हो आप, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट पढ़ोगे, तो आपको माइंड में रखना है कि डोमेस्टिक और नेशनल में क्या फ़र्क है। डोमेस्टिक यानी विद इन दी डोमेस्टिक टेरिटरी, विद इन अ कंट्री, विद इन अ इंडिया, अगर इंडिया की बात करें, ठीक है। तो डोमेस्टिकली जो चीज़ों की प्रोडक्शन हो रही है एक पर्टिकुलर ईयर में, उन सब की मार्केट वैल्यू, फाइनल मार्केट वैल्यू जब हम कैलकुलेट करेंगे तो उसको जीडीपी बोल देंगे, ठीक है, अंडरस्टूड। अब हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट है वो है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है। अभी चेंजेस क्या हुई हैं, वहाँ पे था ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यहाँ पे है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है। टर्म चेंज हुई है, डोमेस्टिक से हम नेशनल पे आ गए हैं। सिंपल सी बात है, विद इन टेरिटरी कर रहे थे, लेकिन अब आउट साइड टेरिटरी भी देखेंगे, ठीक है। नेशनल आ गया है डोमेस्टिक की जगह, बाकी तो सेम है, ग्रॉस यहाँ भी है, प्रोडक्ट यहाँ भी है, चेंज हुआ है नेशनल, डोमेस्टिक की जगह पे आ गया है नेशनल। ओके, यहाँ पे लिखा है जीएनपी इज इक्वल टू, आगे लिखा है एमपी, ठीक है, जीएनपी एट मार्केट प्राइस, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अब ये मार्केट प्राइस क्या है ये भी आगे समझाऊंगा, अभी नहीं समझाऊंगा, इस कंसेप्ट को समझ लो पहले। इज इक्वल टू जीडीपी एट मार्केट प्राइस प्लस क्या हुआ है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। ये नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड क्या है, नेट यानी जो नेट है, जो बचा हुआ है, फैक्टर यानी जो हमारे फैक्टर्स हैं उनकी इनकम जो कि फ्रॉम कहाँ से आ रही है, एब्रॉड से, बाहर से इंडिया में आ रही है। हमारे कुछ फैक्टर्स होते हैं, हमारी लैंड, हमारी लेबर, हमारी कैपिटल, जो बाहर हमारे कुछ सर्विसेज जो हैं, हम बाहर वाले जो कुछ लोग दूसरी कंट्रीज़ में जाके दे रहे हैं, सर्व कर रहे हैं, रेंडर कर रहे हैं, उनसे जो पैसा आएगा, उनसे जो इनकम आ रही है, जब वो भी इंक्लूड हो जाएगी ना किस में, जीडीपी में, तो वो क्या बन जाएगा, जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है। अब ये नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या चीज़ है, इसको अच्छे से समझते हैं, ठीक है। नीचे लिखा है द सम ऑफ फैक्टर इनकम सच एज वेजेस, सैलरीज एंड प्रॉफिट जनरेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी टू अ कंट्री इन अ ईयर इज कॉल्ड डोमेस्टिक फैक्टर इनकम। डोमेस्टिक फैक्टर इनकम क्या हुआ, जो एक डोमेस्टिक में हो रहे हैं, ठीक है, एक कंट्री में फैक्टर जो है जनरेट कर रहे हैं, सिंपल सी चीज़ है। अब नेक्स्ट क्या है, इंडियंस गो अब्रॉड एंड वर्क इन द टेरिटरीज ऑफ अदर कंट्रीज एंड अर्न वेजेस एंड सैलरीज। लेकिन कुछ इंडियंस होंगे जो बाहर वाली कंट्रीज में जाके काम कर रहे होंगे, ठीक है जी, बाहर वाली कंट्रीज में जाके काम कर रहे हैं। अब क्या हुआ, उन्होंने वहाँ से भी कुछ अर्न किया होगा, वेजेस और सैलरीज उनको वहाँ भी मिली होगी। अब क्या हुआ, नाउ द नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज द डिफरेंस बिटवीन फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड एंड फैक्टर इनकम पेड टू द फॉरेनर। देखो जी, अब जब वहाँ से जो आ रही है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे ही लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं, उनके भी कुछ लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। जब जो हमारे लोग काम कर रहे हैं उनसे इनकम आ रही है, और जो यहाँ से लोग काम करके लेके जा रहे हैं उनकी इनकम, जब इन दोनों को हम इन दोनों के डिफरेंस को देखेंगे, इन दोनों को माइनस कर लेंगे, ठीक है, जो आई है माइनस जो गई है, और जो बचेगा ना उसको बोल देंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड।
होप ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड एक डिफरेंस है, जो हमारे लोग बाहर काम कर रहे हैं और जो बाहर वाले लोग हमारे यहाँ काम कर रहे हैं, दोनों इनकम जनरेट कर रहे हैं। अब जब दोनों को हम माइनस करके देखेंगे कि हमारे पास या क्या बचा या क्या, कभी कभी ये टर्म्स माइनस में भी होती हैं। क्यों? क्योंकि जब यहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं उनकी इनकम ज़्यादा हो, लेकिन वहाँ से जो इनकम आ रही है हमारे लोगों की वो कम हो, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये डाटा जो है माइनस में जाएगा। तो ये नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जो है ये माइनस और प्लस दोनों में जा सकता है, ठीक है। तो इसको हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड बोल देंगे। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या है? इक्वल टू ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्लस इसमें कर देंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। सिंपली नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जब इंक्लूड हो जाएगी जीडीपी में तो वो जीएनपी बन जाएगी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट बन जाएगी। अंडरस्टूड? ओके। नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। देखिए जीडीपी और एनडीपी, फर्क कितना आया? सिर्फ एन और जी का, यानी ग्रॉस से हमारा नेट हो गया। ये इंपॉर्टेंट टर्म है, हम ग्रॉस से नेट के लिए आए हैं। ग्रॉस से नेट किया तो क्या चेंजेस करनी पड़ेंगी जीडीपी में, या क्या चेंजेस हुई हैं जीडीपी में जिससे ग्रॉस से हमारा नेट हो गया, ठीक है। लिखा हुआ यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, एनडीपी इज इक्वल टू जीडीपी, यानी जीडीपी में से जब सिर्फ हम डेप्रिसिएशन निकाल देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में से जब हम डेप्रिसिएशन निकाल देंगे हमारे पास बचेगा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। अब ये डेप्रिसिएशन क्या है इसको देखते हैं। लिखा है इन द प्रोडक्शन ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ ईयर वी कंज्यूम और यूज अप सम फिक्स्ड कैपिटल लाइक इक्विपमेंट मशीनरी एटसेट्रा, यानी जब भी प्रोडक्शन होती है उसमें कुछ मशीन्स तो यूज़ होती हैं जो फिक्स्ड होती हैं, ठीक है। अब ये जो फिक्स्ड मशीनरी है ना, इक्विपमेंट है ना, ये कुछ ना कुछ क्या लेती है? कंजम्पशन लेती है। यानी एक मशीन है वो पेट्रोल कंज्यूम करती है अगर वो पेट्रोल पे चलती है, ठीक है। वो एलपीजी कंज्यूम करती है अगर एलपीजी पे चलती है, ठीक है। इस तरह से अगर वो कंजम्पशन कर रही है, ये उसकी बेसिक कंजम्पशन होगी। इसको हम इसको नहीं देखेंगे, हम दूसरी चीज़ देखेंगे। अब वो प्रोडक्शन कर रही है, उसकी कंजम्पशन हो रही है, लेकिन ड्यूरिंग दिस पीरियड, ठीक है, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन उसमें कुछ जो है कमियां भी आएंगी, यानी उसकी रिपेयरिंग करवानी पड़ेगी, वो कुछ कास्ट बेयर करेगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो उसमें कुछ खराबी हो सकती है प्रोडक्शन प्रोसेस में। अब इसके ऊपर जो कास्ट लगेगी ना, रिप्लेसमेंट कास्ट लग सकती है, रिपेयरिंग कास्ट लग सकती है, नॉर्मल उसमें वेयर एंड टेयर होगा, यानी उसमें जो टूट फूट होगी थोड़ी बहुत, उसको जब हम रिपेयर कराएंगे तो उस पर कुछ खर्चा होगा। ये वही खर्चा है जिसको डेप्रिसिएशन बोलते हैं, ठीक है। जब ग्रॉस में से इस डेप्रिसिएशन को निकाल देते हैं ना, पीछे बचता है हमारे पास नेट, यानी उस मशीन में से हमें कितना फ़ायदा हुआ वो हम जब देखेंगे, पूरा नेट देखेंगे तो उसमें से ग्रॉस निकालेंगे ना जब, तो उसमें से कुछ हमने भी तो खर्चा किया है उसके ऊपर, जो उसकी रिपेयरिंग कास्ट, जो उसको उसमें कुछ नुकसान हुआ उसके प्रोडक्शन में, उसके ऊपर हमने किया, वो हम निकाल देते हैं, यानी उसको डेप्रिसिएशन बोलते हैं। ग्रॉस में से जब उसको निकाल देंगे तो बचेगा क्या? नेट, ठीक है। तो ये है जीडीपी में से जब आप डेप्रिसिएशन निकाल देंगे आपके पास बचेगा एनडीपी। होप ये आपको अंडरस्टैंड, होप आपको ये समझ आ गया होगा। लास्ट कंसेप्ट है इसमें एनएनपी, यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है। अब इसमें नेट भी है और नेशनल भी है। नेशनल का आपको ऑलरेडी पता है, जब हम क्या इंक्लूड कर देंगे? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, किस में? डोमेस्टिक में, तो वो बन जाएगा डोमेस्टिक से नेशनल। और नेट क्या है आपको पहले ही पता है, ग्रॉस में से जब हम क्या निकाल देंगे? डेप्रिसिएशन, तो क्या बन जाएगा? नेट, ठीक है जी। ये तो बिल्कुल सिंपल था, लेकिन अब आपको देखना है मार्केट प्राइस और फैक्टर कास्ट। ये मैं आपको समझा, मैंने आपको बोला फाइनल मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, उसमें मैंने आपको पहले ये बता दिया मार्केट वैल्यू यानी जिसमें इंक्लूड होंगे आपके नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस जिसमें इंक्लूड होंगे, और फैक्टर कास्ट जिसमें नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस जो हैं वो एक्सक्लूड होंगे। अब ये नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं? नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडीज़, ठीक है। जब इनडायरेक्ट टैक्सेस में हम सब्सिडीज़ को प्लस कर देंगे उसको हम क्या बोल देंगे? नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है। अब ये जो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस है ना, NIT, ठीक है, आपको याद रखना NIT, ये कॉम्बिनेशन होता है किसका? इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडीज़ का। अब जिसमें हम इंक्लूड करके रखेंगे, जैसे आपको पता चला कि आपके पास में GDP एट फैक्टर कास्ट है, उसके नीचे लिखा है FC, तो यानी उसमें अभी नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस जो हैं वो इंक्लूड नहीं है। जब उसमें हम कर देंगे प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस NID, तो वो क्या बन जाएगा? MP, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ठीक है। ये दोनों में डिफरेंस है, मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट में, ठीक है। जो होप ये आपको समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है आपकी पर्सनल इनकम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पर्सनल इनकम यानी इज सम ऑफ ऑल इनकम्स एक्चुअली रिसीव बाय ऑल इंडिविजुअल्स और हाउस होल्ड ड्यूरिंग अ गिवन ईयर।
ठीक है जी। पर्सनल इनकम होती है, ये सम ऑफ इनकम है, सभी सोर्सेस, जिस भी सोर्सेस से आपको इनकम आ रही है, ठीक है, एक इंडिविजुअल को एक एक ईयर में, ठीक है। लेकिन नेशनल इनकम दैट इज टोटल इनकम अर्न एंड पर्सनल इनकम, यानी ये जो नेशनल इनकम होती है ना, इसमें टोटल इनकम अर्न और पर्सनल इनकम दोनों होती हैं, ठीक है। नेशनल इनकम जो है इसमें पर्सनल इनकम भी होती है और अदर सोर्सेज जो इनकम आई होती हैं वो भी होती हैं। दैट इज टोटल इनकम रिसीव्ड मस्ट बी डिफरेंट। अब जो टोटल इनकम रिसीव्ड होगी ना, ये इसलिए डिफरेंट हो जाती है क्योंकि पर्सनल इनकम और नेशनल इनकम में थोड़ा सा फर्क होता है। बिकॉज सम इनकम्स आर अर्न सच एज सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशंस, क्योंकि पर्सनल इनकम जो है वो आपकी सिंपल इनकम तो रिसीव कर रही है, लेकिन कुछ इनकम ऐसी भी होती हैं जो आपको सोशल सिक्योरिटी स्कीम से मिलती हैं, यानी कुछ सिक्योरिटीज़ आपने डाली होती हैं उनसे मिलती हैं, कुछ कॉर्पोरेटिव इनकम टैक्सेस से मिलती हैं, कुछ अनडिस्ट्रीब्यूटेड कॉर्पोरेटिव प्रॉफिट्स होता है जिनसे आपको इनकम आती है, जो नेशनल इनकम में तो इंक्लूड नहीं होती। इसलिए जो नेशनल इनकम है ना, जो आपकी पर्सनल इनकम है ना, जब नेशनल इनकम में से आप SSC लिखा हुआ यानी सोशल सिक्योरिटी सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन इसको निकाल देंगे, प्लस कॉर्पोरेटेड इनकम टैक्स को निकाल देंगे, प्लस आप अपना अनडिस्ट्रीब्यूटेड कॉर्पोरेटेड प्रॉफिट को निकाल देंगे, किस में से, नेशनल इनकम में से। उसमें डाल देंगे क्या, ट्रांसफ़र पेमेंट्स जब इसमें डाल देंगे, किस में, नेशनल इनकम में, तो आपके पास में पर्सनल इनकम बच जाएगी। मैं फिर से इजी वे में आपको समझाता हूँ। आपके पास में नेशनल इनकम है, लेकिन आपकी नेशनल इनकम पर्सनल इनकम नहीं होती, क्योंकि नेशनल इनकम में बहुत तरह की इनकम्स जो है इंक्लूड होती हैं, लेकिन पर्सनल इनकम जो होती है ना, वो सिर्फ आपकी इनकम होती है जो सिर्फ आप यूज़ कर पाएँ। इसलिए पर्सनल इनकम और नेशनल इनकम में फ़र्क होता है। लेकिन जब नेशनल इनकम में से ये वाली इनकम निकाल देंगे ना, तो पर्सनल इनकम बचती है। कौन कौन सी वाली, सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन, कॉर्पोरेटिव इनकम टैक्स और आपका अनडिस्ट्रीब्यूटेड कॉर्पोरेट प्रॉफिट, ये निकाल देंगे और उसमें सिर्फ ट्रांसफ़र पेमेंट डाल देंगे, तो जो आपकी इनकम बचेगी वो इक्वल होगी किसके, पर्सनल इनकम के। ये आपको हमेशा अपने माइंड में रखना है कि आपको ये पूछा जा सकता है पर्सनल इनकम इज इक्वल टू, नीचे आपको ये दिया जा सकता है सोशल सिक्योरिटी ये वाली या फिर ये सब कुछ आपको बताना है, ठीक है। ये आपको हमेशा माइंड में रखना है। इसके बाद नेक्स्ट आ गया पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। पर्सनल इनकम में भी पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, जो पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम होती है ना, ये वो इनकम होती है जब आप सब कुछ दे के गवर्नमेंट को टैक्स भी दे देते हैं, पर्सनल टैक्स भी दे देते हैं, सब कुछ दे देते हैं, जो आपके पास फिर जाके आपके पास में इनकम बचेगी ना, वो आपकी पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम होगी। यानी एंड पे आपके पास में जो खर्चने लायक, जिसको आप ओपन माइंडेड से आपको बिल्कुल आप खुले तौर पे उसको क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, उससे आप उसको आप एक्सपेंडिचर कर सकते हैं उसका, वो वाली जो इनकम होगी ना, वो आपकी पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम होगी। वो किसकी इनकम इक्वल होगी, जब पर्सनल इनकम में से पर्सनल टैक्सेस को निकाल देंगे तो बचेगा क्या, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, ठीक है जी। या पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम जो है आपको दो तरह से हो सकती है, आपको या तो इसको आप कंज्यूम करोगे या इसको आप सेव करोगे, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो आपको ये भी याद रखना है पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम आपकी कंजम्पशन प्लस सेविंग्स के इक्वल भी हो सकती है, ठीक है। ये आपका हो गया पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये आपको अब इसमें कवर करना है। मैंने आपको अभी तक मीनिंग कंसेप्ट कवर करवा दिया है, स्टार्टिंग में मैंने बोल दिया था मैं इसको पूरा एक ही लेक्चर में कवर करवाऊंगा। ये देखने के बाद आपको कहीं से भी और लेक्चर देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप इसी में से आप एक बार देख लेंगे तो आपका पूरा कंसेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा, और आपका टॉपिक थोड़ा सा लंबा भी हो सकता है, ये भी मैंने आपको बोल दिया था स्टार्टिंग में, ठीक है। तो अब जो आपका कंसेप्ट है वो है मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। तीन तरह से मेजर कर सकते हैं, वैल्यू एडिड मेथड, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर। मैंने पहले ही बोला था वैल्यू एडिड मेथड यानी किस तरह से आप जो है डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो इनकम, किस तरह से आप जो है प्रोडक्शन कर रहे हो, इसमें प्रोडक्शन वाला आएगा, ठीक है, प्रोडक्शन वाला पार्ट फर्स्ट में। सेकंड वाला इनकम, किस तरह से आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो इनकम को अलग अलग फैक्टर्स में, ठीक है। थर्ड वाला एक्सपेंडिचर, किस तरह से कंज्यूमर, किस तरह से इन्वेस्टर, किस तरह से गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कर रही है, उसको एक्सपेंडिचर मेथड बोलेंगे, ठीक है। तीनों को ईजी वे में मैं आपको पढ़ाता हूँ अभी। आपका जो वैल्यू एडिड मेथड है ना, सबसे पहला उसको हम आउटपुट मेथड भी बोलते हैं या प्रोडक्शन मेथड भी बोलते हैं। मैंने आपको पहले ही बोल दिया, इसमें हम किसको कंसीडर करते हैं, जितनी भी कंट्री में प्रोडक्शन हो रही है, जितना भी आउटपुट जनरेट हो रहा है, उसके लिहाज से देखेंगे कि कितनी जो है आपकी इनकम जनरेट हो रही है एक पर्टिकुलर कंट्री में, कितनी उसकी जीडीपी है, ठीक है जी, कितनी उसकी नेशनल इनकम है। इसको क्या क्या बोलते हैं, एक तो आउटपुट मेथड बोलते हैं, एक प्रोडक्शन मेथड बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें हम आउटपुट को कंसीडर करते हैं और प्रोडक्शन को कंसीडर करते हैं। इन दिस मेथड द कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच इंटरप्राइजेस क्या होती हैं, ये यूनिट्स होते हैं, ये कंपनीज होती हैं जो प्रोडक्शन करती हैं, इंटरप्राइजेस, ठीक है। ये प्राइवेट भी हो सकती हैं, गवर्नमेंट भी हो सकती हैं, ठीक है। इन दिस मेथड
द कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच इंटरप्राइजेस टू द जनरेशन ऑफ फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज मेजर्ड। यानी हर एक कंपनी, हर एक प्रोडक्शन, हर एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो अपना कंट्रीब्यूशन कर रही है किसमें, फ्लो ऑफ गुड्स की, जो उनकी जो जनरेट हो रहे हैं क्या, फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी जो प्रोडक्शन हो रही है उसमें जो कंट्रीब्यूशन होगी उसको हम कैलकुलेट करते हैं। और एक इकॉनमी में जो है कितनी तरह की इंडस्ट्रीज हो सकती हैं, देखिए एग्रीकल्चर इंडस्ट्री हो सकती है, फिशरी हो सकती है, या मतलब नहीं फिशिंग, माइनिंग हो सकती है, कंस्ट्रक्शन हो सकती है, मैन्युफैक्चरिंग हो सकती है, ट्रेड एंड कॉमर्स हो सकती है, ट्रांसपोर्टेशन कंपनी हो सकती है, कोई कम्युनिकेशन हो सकती है, या फिर कोई भी अदर सर्विस हो सकती है। ये सब इसमें इंक्लूड करेंगे, ठीक है। अब हमारे पास एक टर्म आया है यहाँ पे, नेट वैल्यू एडिड एट फैक्टर कास्ट। जी, नेट वैल्यू मेथड है तो हम इसमें देखेंगे नेट वैल्यू एडिड जो है हमारा, ठीक है, वैल्यू एडिड एट फैक्टर कास्ट। ये क्या होता है, ये होता है, ये हमें चाहिए होता है, सबसे पहले बात ये हमें इसलिए चाहिए होता है, जो हमें फाइनल वैल्यू जो है ना आउटपुट की अगर मेजर करनी है उसके लिए हमें क्या चाहिए, नेट वैल्यू एडिड एट फैक्टर कास्ट चाहिए। ये क्या है, नेट वैल्यू एडिड एट फैक्टर कास्ट, लेकिन फैक्टर कास्ट लिखा है यानी अभी तक उसमें कोई भी टैक्स इंक्लूड नहीं है, यानी जितनी भी प्रोडक्शन अभी तक हुई है जितनी भी प्रोडक्शन हुई है अभी तक फैक्टर कॉस्ट पे, यानी अभी उस पर वो मार्केट में नहीं गई है, अभी तक उसकी प्रोडक्शन हुई है सिर्फ, ठीक है। अब जब ये प्रोडक्शन जाएगी कहाँ, मार्केट में, ग्रॉस वैल्यू एडिड एट मार्केट प्राइस, ठीक है। अब ये कहाँ चली गई है, मार्केट में। जब हम ग्रॉस वैल्यू एडिड ग्रॉस वैल्यू एडिड एट मार्केट प्राइस क्या होता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट होती है ना, जब उसमें से इंटरमीडिएट कंजम्पशन को माइनस कर देते हैं। इंटरमीडिएट कंजम्पशन यानी आपका डेप्रिसिएशन, या फिर आपका क्या बोल सकते हैं, डेप्रिसिएशन। जब आप इसको निकाल देंगे इंटरमीडिएट कंजम्पशंस, यानी जो भी आपके बीच में कंजम्पशंस ले रही हैं आपकी मशीनरी वगैरह, ठीक है, इसको जब हम कर देंगे तो हमारे पास बचेगा ग्रॉस वैल्यू एडिड एट मार्केट प्राइस। क्वांटिटी ऑफ आउटपुट, देखो देखो वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या है, जब क्वांटिटी होगी, जो जितनी भी हमारी प्रोडक्शन हुई है, जितनी भी क्वांटिटी में प्रोडक्शन हुई है उसको मार्केट प्राइस से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, तो वो हमारी क्या बन जाएगी, वैल्यू ऑफ आउटपुट बन जाएगी, ठीक है। यानी किसी कंपनी ने 10 यूनिट जो है प्रोड्यूस किए किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी, किसी एक चीज़ के, यानी एक कंप्यूटर जो है 10 कंप्यूटर जो है वो किसी कंपनी ने मैन्युफैक्चर किए, उनकी वैल्यू कितनी है 100। जब इसको 100 को उस 10 से क्या कर देंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 1000, ठीक है। तो ये क्या बनी, मार्केट वैल्यू बनी उस पर्टिकुलर कम्युनिटी की, ठीक है। जब ये मार्केट में चली गई है, ठीक है, अब इसको क्या बोल देंगे, ग्रॉस वैल्यू एडिड एट मार्केट प्राइस, ठीक है। अब एक होता है नेट वैल्यू एडिड एट मार्केट प्राइस। सिंपल सी बात है, ग्रॉस में से नेट करना है तो इसमें से डेप्रिसिएशन आप माइनस कर देंगे, सिंपल सा आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक है। अब इस पे आपको लास्ट पे दिख रहा है नेट वैल्यू एडिड एट फैक्टर कास्ट, ठीक है जी, सच एज सेल्स टैक्स, एक्साइज ड्यूटी एंड कस्टम ड्यूटीज टू द गवर्नमेंट माइनस सब्सिडी रिसीव्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट। सबसे पहले मैंने आपको बता दिया, अब नेट वैल्यू एट फैक्टर कास्ट करनी है तो मार्केट प्राइस में से फैक्टर कास्ट करेंगे तो इसमें से जो हमें टैक्सेस हैं उनको हम नेट इंटर टैक्सेस जो है उसको हम माइनस कर लेंगे, ठीक है। ये आपका हो जाता है कौन सा, नेट वैल्यू एडिड फैक्टर कास्ट। नाउ दिस इज बिकॉज आफ्टर दिस सब्ट्रैक्टिंग ऑफ डेप्रिसिएशन अमाउंट एंड नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस वी रिमेन यूज्ड फॉर द मेकिंग पेमेंट टू द फैक्टर्स एंड पेमेंट एज यूज वेजेस, ठीक है। यानी जब हम सभी टैक्स और डेप्रिसिएशन निकाल देंगे, जो बचेगा उसी में से हम जो है पेमेंट करते हैं किसको, वेजिस और लेबर को जो वेजिस देनी होती है, या कैपिटल को जो इंटरेस्ट देना होता है। अब अगर इसको हम सम अप करें तो लिखा है दी नेट वैल्यू एडिड फैक्टर कास्ट बाय द प्रोडक्टिव इंटरप्राइजेस ऑफ इंडस्ट्रीज इक्वल टू किसका, नेशनल इनकम जो है। अब नेशनल इनकम जो बनेगी, हम मतलब जो फाइनल तो हमारा मोटिव यही है कि हमको नेशनल इनकम कैलकुलेट करनी है, वो किसके इक्वल होती है, यही जो हमारा क्या बचता है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कास्ट, ये किसके इक्वल हो जाएगा, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कास्ट, या इसमें प्लस कर देंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, यानी जो आपका ये बचा नेट फैक्ट, ये वाला नेट वैल्यू एडिड एट फैक्टर कास्ट एट द एंड जब बचेगा, इसी को किसके इक्वल होगा, ये नेशनल इनकम के इक्वल होगा, ये आपको याद रखना है, ठीक है। यानी इस पर्टिकुलर मेथड के जरिए, ये इतना पॉपुलर मेथड नहीं है, जो पॉपुलर मेथड है आपका वो नेक्स्ट वाला है इनकम मेथड, ठीक है, उसको मैं अच्छे से आपको बताता हूँ। इस मेथड को कम ही यूज़ किया जाता है, इसमें से क्वेश्चन भी कम ही आते हैं, लेकिन आपको याद रखना है जितनी भी कंपनीज अपनी प्रोडक्शन कर रही हैं उनकी जो वैल्यू होगी, उनकी फाइनल वैल्यू होगी मार्केट वैल्यू, उसको जब हम कैलकुलेट करेंगे वो जो एंड वाली वैल्यूज़ की होगी कौन सी, नेट वैल्यू एडिड, हाँ नेट वैल्यू एडिड एट फैक्टर कास्ट, ये जो आपके लास्ट में पड़ा नेट वैल्यू एडिड एट फैक्टर कास्ट, यही इक्वल होगा किसके, नेशनल इनकम के। ये इतना इंपॉर्टेंट जो है मेथड नहीं है, इतना मेजरमेंट नहीं है आपका, जो इंपॉर्टेंट है वो आपका आता है इनकम मेथड, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, मैं इसको आपको समझाता हूँ। ओके, इनकम मेथड में मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि कौन कितनी तरह की इनकम्स जो है हम
किसको देते हैं, जितने भी फैक्टर्स को देते हैं, इनकम जो हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, वो जब हम देखेंगे तो उससे जब हम कैलकुलेट करेंगे नेशनल इनकम। यहाँ पे लिखा है फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूशन साइड, यानी कितनी डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, किस किस को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं हम, इनकम पेड और इनकम रिसीव बाय इंडिविजुअल्स ऑफ द कंट्री। दस अंडर दिस मेथड नेशनल इनकम इज ऑब्टेन्ड बाय समिंग अप ऑफ द इनकम ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स ऑफ अ कंट्री। ठीक है, जितने भी इंडिविजुअल्स हैं, इंडिविजुअल्स में कंज्यूमर्स भी हो सकते हैं, प्रोड्यूसर भी हो सकते हैं, ठीक है, उन सब की इनकम जो वो रिसीव कर रहे हैं या वो पे कर रहे हैं, जब उसको हम सम कर देंगे उसका, तो वो क्या बनेगी, हमारी एक कंट्री की नेशनल इनकम बनेगी। ठीक है, ये हम डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं। अब एज अ इंडिविजुअल या तो वो खुद कमाएगा एज अ लेबर, या फिर उसकी प्रॉपर्टी, अगर आपकी कोई लैंड है उसने आगे दे दिया, उससे भी इनकम आ सकती है। ठीक है, तो एक इंडिविजुअल के जितने भी सोर्सेज हैं जिससे वो इनकम रिसीव कर रहा है, जब उसको सम कर देंगे तो उसका जो इनकम का सम बनेगा उसमें हम नेशनल इनकम में उसको इंक्लूड कर देंगे। अब देखो, इसमें सबसे पहले लिखा है फैक्टर इन पेमेंट। एज अ फैक्टर जितनी भी पेमेंट जो है फैक्टर को की जाती हैं, उसमें कंपनसेशन टू एम्प्लॉय, यानी कंपनसेशन जो एम्प्लॉय को उसके काम करने के बदले कंपनसेशन मिल रही है, वेजेस और सैलरीज मिल सकती हैं, या फिर वो अपने से कोई कंट्रीब्यूशन करता है किसमें, सोशल सिक्योरिटीज़ में। ठीक है, सेकंड नंबर पे रेंट। रेंट किसको मिलता है, आपको पता है, लैंड पे मिलता है रेंट। उसके बाद इंटरेस्ट किसमें मिलता है, कैपिटल पे। ठीक है, इंटरेस्ट भी इसमें इंक्लूड है। और प्रॉफिट, प्रॉफिट तीन तरह का है, डिविडेंड, इनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और कॉर्पोरेट इनकम टैक्स। ठीक है, इन तीन चीज़ों को मिला के प्रॉफिट बनता है। और लास्ट पे आप कहती है मिक्स्ड इनकम ऑफ द सेल्फ एम्प्लॉयड, या फिर कोई अपना आपका बिजनेस है, आप किसी से ले नहीं रहे, ना किसी को दे रहे हैं, आपका अपना कोई बिजनेस है, उससे आप कमा रहे हैं। ठीक है, इन सब चीज़ों को जब सम कर देंगे ना, तो हमारे पास क्या बनेगा, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, याद रखना है आपको, इनकम मेथड से आपके पास में क्या बनता है, एनडीपी, यानी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कास्ट। इसमें जब आप जोड़ देंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, यानी NFYA, तो आपके पास बनेगा NNP एट फैक्टर कास्ट। इसी को नेशनल इनकम बोलते हैं। ठीक है, नेशनल इनकम इक्वल होती है किसके, NNP एट फैक्टर कास्ट। ठीक है जी, इसमें क्या चीज़ें हमने देखी, जो फैक्टर्स को पेमेंट मिलती है किस तरह से, कंपनसेशन मिल सकता है उनको, रेंट हो सकता है उसका, इंटरेस्ट हो सकता है, या प्रॉफिट हो सकता है। प्रॉफिट में जो चीज़ें हैं वो भी बताई हुई हैं, नोट्स में आपको ईजिली मिल जाएगा, या फिर उसकी मिक्स्ड इनकम हो सकती है। जब इनको सम कर देंगे हमारे पास बनेगा NDP एट फैक्टर कास्ट। इसमें जब हम प्लस कर देंगे NFYA, तो हमारे पास बचेगा नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कास्ट। इसी को नेशनल इनकम बोलते हैं। ठीक है, लास्ट आपका जो मेथड है वो है एक्सपेंडिचर मेथड। अब एक्सपेंडिचर मेथड में मैंने आपको पहले ही बोला, इसमें हम देखते हैं कि कितने तरह के एक्सपेंडिचर हुए। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं, तीन तरह के एक्सपेंडिचर होते हैं। सबसे पहला कंज्यूमर एक्सपेंडिचर, ठीक है, दूसरा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, तीसरा इन्वेस्टमेंट, यानी जो प्रोड्यूसर्स करते हैं इन्वेस्टमेंट, प्रोड्यूसर्स जो क्या करते हैं, एक्सपेंडिचर करते हैं। जब इन तीनों को सम करेंगे ना, यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा C+I+G, लास्ट पे आपको दिख रहा है X-M, यानी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट भी। ठीक है, हम फॉरेन कंट्री में एक्सपोर्ट भी करते हैं, या वो यहाँ पे एक्सपोर्ट भी करते हैं। ठीक है, वो यहाँ पे भी एक्सपेंडिचर करते हैं, इसको भी इंक्लूड करेंगे तो आपके पास क्या बनेगा, GDP एट मार्केट प्राइस। क्या बनता है, GDP एट मार्केट प्राइस। GDP एट मार्केट प्राइस, यानी एक्सपेंडिचर मेथड में क्या होता है, C+I+G प्लस X-M, तीनों आपको यहाँ लिखे हुए दिख जाएंगे नोट्स में, कोई डिफिकल्टी नहीं है इसमें। ठीक है, ये क्या बनेगा, GDP एट मार्केट प्राइस, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ठीक है, अब इसमें कुछ डिफिकल्टीज हैं, यानी ट्रीटमेंट ऑफ नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन। मैंने आपको पहले ही बोला डिफिकल्टी क्या है, हमने पहले देखा कि ये मॉनेटरी फिनोमिना है, यानी मॉनेटरी टर्म्स में हम उसको देखते हैं, लेकिन कुछ नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन होती हैं जो तो इंक्लूड करना इसमें डिफिकल्ट है। ठीक है, डिफिकल्टी है, यानी एक ड्रॉबैक है इसका, लेकिन वो भी जनरेट करती हैं इनकम को। ठीक है, कुछ ट्रांजेक्शन जो है वो प्रोडक्ट्स में होती हैं, लेकिन हम इसमें सिर्फ मॉनेटरी टर्म्स लेते हैं, नॉन मॉनेटरी नहीं लेते। ठीक है, तो ये इसकी एक डिफिकल्टी है। दूसरा, गवर्नमेंट एक्टिविटी को भी नेशनल इनकम में जो है ज़्यादातर एक्सक्लूड किया जाता है, यानी गवर्नमेंट भी कुछ ऐसे जो है इनकम जनरेट करती है अपने लिए, उन चीज़ों को जो है एक्सक्लूड की। गवर्नमेंट जैसे वेलफेयर के लिए काम करती है, तो उससे भी कुछ ना कुछ एक्सपेंडिचर जो है, कुछ ना कुछ इनकम जो है जनरेट होती है डेवलपमेंट के लिए या वेलफेयर की जो चीज़ें होती हैं, तो इन चीज़ों को भी हम इसमें इंक्लूड नहीं करते, जो कि एक डिफिकल्टी है। उसके बाद है ट्रीटमेंट ऑफ इनकम जनरेटेड बाय फॉरेन फर्म्स। अब जो हमने देखा कि जो फॉरेन वाले लोग यहाँ पे जो अपना काम कर रहे हैं, उनकी इनकम जो है हम उनकी GDP में इंक्लूड करते हैं, अपनी GDP में नहीं करते, तो ये भी एक जो है इसकी डिफिकल्टी है। ठीक है, आज के बाद में आपका एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, वो है नॉमिनल GDP और रियल GDP। अब नॉमिनल GDP क्या होती है, नॉमिनल GDP इज द मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन अ ईयर। ये तो सिंपल सी बात है, GDP के इक्वल ही है, लेकिन दिस मनी वैल्यूज ऑब्टेन यूजिंग करंट ईयर मार्केट प्राइसेस ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, जिसमें प्राइसेस जो हैं वो हम करंट देखते हैं, यानी जो चल रहे हैं प्राइसेस उनके बेसिस पे कैलकुलेट करेंगे मार्केट वैल्यू गुड्स एंड सर्विसेज की, तो उसको क्या बोल देंगे, नॉमिनल GDP। ठीक है, लेकिन जो आपकी रियल GDP होती है ना, उसको हम जब कांस्टेंट प्राइस पे जो है कैलकुलेट करते हैं, किसको, मार्केट वैल्यू किसकी, गुड्स एंड सर्विसेज की, करंट प्राइस पे जो करेंगे वो नॉमिनल,
कांस्टेंट प्राइस में जो करेंगे वो रियल। तो कांस्टेंट प्राइस पे जो हम करते हैं ना वही असल में होता है, क्योंकि उसमें प्राइसेस जो है इन्वॉल्व नहीं होते, इन्फ्लेशन जो है इन्वॉल्व नहीं होता, ठीक है। उसमें कितनी प्रोडक्शन में चेंज हुआ वो देखते हैं। नोट्स में आपको अच्छे से लिखा हुआ दिख रहा होगा। लेक्चर लंबा ना हो जाए इसलिए मैं थोड़ा जल्दी में ये कर रहा हूँ। अब इस प्रोडक्ट की, इस पूरे कंसेप्ट की कुछ लिमिटेशंस हैं। जैसे लिमिटेशंस ये हैं कि यहाँ पे लिखा है कि नेशनल इनकम मेजर्स द वैल्यू ऑफ एग्रीगेट आउटपुट एंड गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस इन अ ईयर सिंस गुड्स एंड सर्विस सेटिस्फाई द वांट ऑफ द पीपल, ठीक है। उसके बाद लिखा है नेशनल इनकम हैज़ ऑफ्टन बीन यूज्ड एज द मेजर ऑफ सेटिस्फेक्शन और वेलफेयर द पीपल। यानी यहाँ पे लिखा है कि गुड्स एंड सर्विसेज को हम क्या करते हैं, देखते हैं गुड्स एंड सर्विसेज को ही सब कुछ मान के चलते हैं जीडीपी को इंक्लूड करने के लिए। क्या गुड्स एंड सर्विसेज सच में इतना मतलब एबल हैं कि किसी एक कंट्री में अगर गुड्स एंड सर्विसेज बढ़ रही हैं तो वेलफेयर भी बढ़ रहा होगा, ठीक है, या फिर गुड्स एंड सर्विसेज के बनने से वेलफेयर बढ़ता है? ऐसा नहीं है, क्योंकि गुड्स एंड सर्विसेज के साथ साथ में आपका लिविंग स्टैंडर्ड भी बनना बहुत ज़रूरी है। आपके जो पीपल्स हैं उनकी पर कैपिटा इनकम बनना ज़रूरी है, ठीक है। हेल्थ में जो है वो सुधार होना ज़रूरी है, ठीक है। एजुकेशन में सुधार होना जरूरी है। तो ये ओवरऑल स्फेयर्स जो है इनका प्रोडक्शन जो है इंक्रीज होना चाहिए, ना कि सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज का। तो ये इसकी एक लिमिटेशन है। और लिमिटेशंस अगर आपको देखनी होगी, यहाँ पे मैंने थोड़ी लिखी है। ये लिमिटेशंस आप गूगल पे सर्च करके ईजिली देख सकते हैं, कोई भी बुक की जरूरत नहीं है, ईजिली आपको गूगल से भी ये मिल जाएंगी। तो ये पूरा कंसेप्ट जो है जीडीपी का मैंने एक ही वीडियो में कवर करने की कोशिश की है, नेशनल इनकम उसके कंसेप्ट। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नोट्स जो हैं इसके जल्दी अवेलेबल हो जाएंगे। टेलीग्राम जो ग्रुप ज्वाइन कर लें या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, वहाँ पे भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। ईजिली आपको नोट्स जो है मिल जाएंगे। चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। लेक्चर जो है कंटिन्यू आएगी, एमसीक्यू सीरीज भी इसमें जल्दी आने वाली है। होप ये वीडियो आपके लिए